एक ऐसी बीमारी जो आजकल मेट्रो सिटीज में बहुत बड़ी कॉमन है। बाकी चीजें समझने से पहले हम बेसिकली इस बीमारी को समझने की कोशिश करते हैं कि कॉमन कॉज है वो है आई रबिंग। एक ही दिन में अगर आप 4 जगह विजिट करेंगे तो आई एम वेरी श्योर के चारों लोग आपको अलग अलग नंबर दे सकते हैं अगर उनने केराटोकोनस को डिटेक्ट नहीं किया। नमस्कार, आज हम बात करते हैं केराटोकोनस के ऊपर। एक ऐसी बीमारी जो आजकल मेट्रो सिटीज में बहुत बड़ी कॉमन है। इससे बहुत लोग परेशान होते हैं, स्पेशली जो टीनेजर्स से लेकर के जिनकी उम्र 25-30 साल की होती है, ज्यादातर ऐसे लोग इफेक्टेड होते हैं। हम आज इस वीडियो के माध्यम से ये समझेंगे कि केराटोकोनस बीमारी क्या होती है, किस स्टेज पे इस पे सर्जरीज होती है और इसमें नजर को कैसे इंप्रूवाइज किया जा सकता है। लेकिन बाकी चीजें समझने से पहले हम बेसिकली इस बीमारी को समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली केराटोकोनस होता क्या है, यानी कि इसमें क्या होता है पुतली के साथ या क्या प्रॉब्लम होती है। तो बेसिकली अगर आप केराटोकोनस को देखें, बेसिकली अगर आप समझें तो केराटोकोनस में जो आगे की पुतली है, जो आपको ये काला काला पुतली दिखाई दे रही है, ये बेसिकली आगे की तरफ बल्ज कर जाती है। क्या करती है? बल्ज कर जाती है, जिससे कॉर्निया में थिनिंग हो जाती है, एक पतलापन आ जाता है और इस बीमारी को केराटोकोनस कहते हैं। ज्यादातर केस में ये देखा गया है कि इस बीमारी का जो सबसे कॉमन कॉज है वो है आई रबिंग। जैसे कि आपने देखा होगा, बहुत लोगों को एक आदत होती है एलर्जी की वजह से वो आईज को ऐसे रब करते रहते हैं, कंटिन्यू रब करते हैं। तो जब कंटिन्यू रब करते हैं तो कॉर्निया के ऊपर जो रब करने की वजह से इंपैक्ट आता है, उससे कॉर्निया में थिनिंग हो जाती है और कॉर्निया जो है वो बाहर की तरफ बल्ज कर जाता है। ऐसे पेशेंट्स में जो पहला लक्षण है, जो इनिशियली जो शुरुआती लक्षण जो आते हैं, उसको डिस्टॉर्शन होगा, यानी कि विजन जो है वो स्टेबल नहीं रहेगा। कभी थोड़ा सा नीचे से देखेंगे तो बेटर लगेगा, पोजीशन चेंज करेंगे तो विजन चेंज हो जाएगा, फ्रिक्वेंटली पावर चेंज हो गया, यानी कि आपने एक जगह दिखाया उसने कुछ और नंबर दिया, आपने दूसरी जगह दिखाया उनने कुछ और नंबर दिया। आप एक ही दिन में अगर आप 4 जगह विजिट करेंगे तो आई एम वेरी श्योर के चारों लोग आपको अलग अलग नंबर दे सकते हैं अगर उनने केराटोकोनस को डिटेक्ट नहीं किया है। तो बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंसी में जो है आपका जो पावर है वो चेंज होता है। तो ये भी एक क्लासिकल लक्षण है कि आपको केराटोकोनस हो सकता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो डिस्टॉर्शन है, यानी कि जो विजन है वो बहुत क्लियर नहीं होगा, यानी कि आप जब चीजों को देखेंगे तो बिल्कुल आपको डिस्टॉर्टेड दिखाई देंगे, शार्प नहीं दिखाई देंगे। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ तो आपको इमीडिएटली अपने नियर बाई डॉक्टर या ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास विजिट करने की जरूरत है और असेसमेंट की जरूरत है। अब हम एक बेसिक चीजें समझते हैं कि केराटोकोनस का मैनेजमेंट क्या है, यानी कि इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है। तो इसमें आपको एज ग्रुप वाइज समझने की जरूरत है कि अगर आपकी या पेशेंट्स की एज 20 साल से कम है, 20 साल से कम है और केराटोकोनस डिटेक्ट होता है, जिसमें कॉर्निया की जो थिकनेस है वो कहीं ना कहीं 450 या 500 माइक्रोन के आसपास है, तो इमीडिएटली ऐसे केसेस में एक प्रोसीजर होता है जिसको हम C3R सर्जरी कहते हैं। ये सर्जरी जो है इस बीमारी को सिर्फ रोकने के लिए है, इसको खत्म नहीं किया जा सकता। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझनी है कि केराटोकोनस में जितना भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है वो कॉर्निया को स्टेबलाइज करने के लिए है, बीमारी को खत्म नहीं किया जा सकता। तो अगर आपकी उम्र 20 साल से कम है और आपकी कॉर्निया की जो थिकनेस है वो 450 से लेकर के 500 माइक्रोन के आसपास है, तो इस स्टेज पे C3R सर्जरी होती है, क्योंकि ऐसा ज्यादातर देखा गया है कि अगर 20 साल से कम एज ग्रुप का पेशेंट्स है तो इस स्टेज पे केराटोकोनस ज्यादा प्रोग्रेसिव होता है, यानी कि वो कॉर्नियल थिकनेस जो है वो कंटिन्यू कम हो रही है या कॉर्नियल थिनिंग जो है वो बढ़ रहा है या केराटोकोनस बढ़ रहा है। तो ऐसे स्टेज में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जल्दी से जल्दी सर्जरी करा के कॉर्निया को स्टेबलाइज किया जाए। दूसरी जो स्टेज है वो है 20 से 25 साल वाला। अब 20 से 25 साल वाले में क्या रहता है, ये एक अलग सिचुएशन है जहां पे आपको ये देखना है कि केराटोकोनस प्रोग्रेसिव भी हो सकता है और स्टेबलाइज भी हो सकता है। तो हम इसको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन पीरियड में रख सकते हैं, यानी कि अगर पेशेंट की कॉर्नियल थिकनेस 450 या 500 माइक्रोन के आसपास है या 500 माइक्रोन से भी थोड़ा सा ऊपर है,
तो हम इस स्टेज पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच पे जा सकते हैं। मतलब बहुत इमीडिएट सर्जरी की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा वेट कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि क्या केराटोकोनस प्रोग्रेसिव है या नहीं है। अगर प्रोग्रेसिव है यानी कि, और कैसे पता लगेगा, हम पेंटाकिम या जो भी असेसमेंट करते हैं उसमें जो डिफरेंसेस आते हैं उससे पता लगता है कि केराटोकोनस प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अगर प्रोग्रेसिव है तो फिर आपको सर्जरी करानी है, अगर प्रोग्रेसिव नहीं है तो फिर हम और अगले 6 महीने 1 साल वेट करते हैं। इस तरीके से हम वेट एंड वॉच पे चले जाते हैं कि ये स्टेबलाइज की तरफ है या प्रोग्रेशन की तरफ। तो अगर प्रोग्रेशन की तरफ है तो C3R करना है, अगर प्रोग्रेशन की तरफ नहीं है तो C3R करने की जरूरत नहीं। अब एक स्टेज आती है 25 से या 25 साल या उससे ऊपर। तो अगर पेशेंट्स की एज 25 साल या उससे ऊपर है तो उस स्टेज में ज्यादातर केसेस में, लगभग 80 to 90% केसेस में सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर कॉर्नियल थिकनेस नियर बाई 400 माइक्रोन है तो, और ऐसा लगता है कि ये 400 माइक्रोन है तो इसमें थोड़ा बहुत प्रोग्रेशन हो सकती है, तो कई बार स्टेबलाइज करने के लिए 25 साल के ऊपर भी C3R किया जा सकता है। यानी कि पेशेंट की उम्र 28, 30, 32 साल भी है और अगर कॉर्नियल थिकनेस बिल्कुल 400 माइक्रोन के आसपास है तो भी C3R किया जा सकता है, जस्ट टू प्रोटेक्ट द कॉर्निया। अब ये स्टेजें होगी सर्जिकल स्टेजेस है। और भी बहुत सारी सर्जरीज होती है, इंटैक्स करके एक सर्जरी होती है जिसमें 2 रिंग डालती है और केराटोकोनस का जो प्रोग्रेशन है उसको थोड़ा सा, जो कोन है बेसिकली, उसको थोड़ा सा कम कर दिया जाता है। हालांकि इंडिया में प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो ज्यादातर C3R सर्जरी ही पेशेंट्स कराते हैं। अब आते हैं मैनेजमेंट वाले पार्ट पे, यानी कि इसमें हम विजन के लिए क्या कर सकते हैं। तो केराटोकोनस की अलग अलग स्टेजेस होती हैं। एक जैसे अर्ली स्टेज है, बहुत माइल्ड सा केराटोकोनस है, और माइल्ड केराटोकोनस कई बार नॉर्मली चश्मे से भी पेशेंट्स को विजन करेक्ट हो जाता है, पेशेंट कंफर्ट होता है। उस स्टेज पे हमें सिंपली चश्मा देना है, पेशेंट्स को बताना है कि आई रब नहीं करनी है। अगर उसको एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है तो उसको एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस का ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से लेना है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से। लेकिन अगर उसकी जो स्टेज है वो अर्ली से थोड़ी एडवांस है, यानी कि जो विजन है वो कहीं ना कहीं 6-12 पार्शियल या 6-18 जैसा रह जाता है, ऐसे केसेस में कई बार हमें RGP कॉन्टैक्ट लेंसेज की जरूरत होती है। RGP कॉन्टैक्ट लेंस ये हार्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं। तो चूंकि ये कॉर्नियल सरफेस जो है वो एक इरेगुलर सरफेस है, तो कॉन्टैक्ट लेंस बेसिकली क्या करता है, एक रेगुलर फॉर्म क्रिएट करता है ओवर द इरेगुलर कॉर्निया और पेशेंट्स को विजन जो है वो रिस्टोर हो जाता है। तो ऐसे स्टेज पे जो है आप RGP कॉन्टैक्ट लेंस भी पहन सकते हैं या उसका एक ट्रायल लेके देख सकते हैं, जिससे ज्यादातर केसेस में जो हमारा एक्सपीरियंस है वो पेशेंट्स का विजन बहुत अच्छे से रिस्टोर हो जाता है। अब आती है एक एडवांस स्टेज। एडवांस स्टेज का मतलब कि केराटोकोनस बहुत ज्यादा सीवियर है और कॉर्नियल थिकनेस बहुत ज्यादा कम हो गई है। अब इस स्टेज पे 2 तरीके हैं। अगर आपको लगता है कि जब असेसमेंट होता है, अगर पेंटाकिम में ऐसा लगता है कि जो कॉर्निया की थिकनेस है वो 250 या 300 माइक्रोन के आसपास है और केराटोकोनस प्रोग्रेसिव नहीं है, और चूंकि RGP से करेक्ट नहीं हो रहा है तो RGP में ही एक मिनी स्क्लेरल कॉन्टैक्ट लेंसेज आते हैं जो कि बड़े लेंसेज होते हैं डायामीटर में, जो नॉर्मली 14.5 से लेकर के 18 mm डाया में अवेलेबल होते हैं। इनसे भी हम कॉर्निया को रिस्टोर कर सकते हैं, विजन को रिस्टोर कर सकते हैं और इससे भी विजन को इम्प्रोवाइज किया जा सकता है। बट अगर कहीं पे ऐसा लगता है कि नहीं, हाइड्रॉप्स है या कॉर्नियल थिनिंग इतनी कम है कि वहां पे परफोरेशन भी हो सकता है, उस स्टेज पे कॉर्निया ट्रांसप्लांट जैसे ऑप्शन भी अवेलेबल हैं, जिससे सर्जरी करके कॉर्निया को जो है रिप्लेस कर दिया जाता है और रिप्लेस करने के बाद वापस जो विजन है वो आपका रिस्टोर होता है। दैट डिपेंड कि वो सर्जरी जो है वो उसका रिजल्ट कैसा है। उसमें भी कई बार जो है आपको पोस्ट सर्जरी भी कॉन्टैक्ट लेंसेज या चश्मे की आवश्यकता पड़ सकती है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि RGP लेंस कैसे काम करते हैं, कौन सा लेंस किस स्टेज पे लगना चाहिए, किस तरह के लेंसेज आते हैं, इनका ये किस तरह से इनकी अवेलेबिलिटी होती है, इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू।